हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी में। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्री जो कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद अपना एक्सरसाइज को बनाते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? इस त्रिकोणमिति का अगर हम पूरा अर्थ का बात करें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे त्रि। इस त्रि का अर्थ क्या होता है? और उसके बाद लिखेंगे कोण। त्रिकोण और मिति। यानी कि हम त्रिकोणमिति को अलग अलग कर चुके हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये तीनों का अर्थ क्या होता है। इस तीनों का अर्थ को निकालने के बाद हम इसको साथ में एक साथ कर देंगे और उसके बाद निकल जाएगा हमारा त्रिकोणमिति का अर्थ। तो चलिए इसको देखते हैं। त्रि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। कोण का अर्थ तो कोण होता ही है। यहाँ लिखेंगे कोण का मतलब कोण। और क्या है? मिति। मिति का अर्थ आपको जैसे मालूम होगा, मिति का अर्थ होता है माप। यानी कि हम यहाँ से सीधा सा जान सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीन कोण और माप। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि तीन कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हम सीधा सा कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का यहाँ पे पूरा अर्थ क्या निकला? तीन कोणों की माप। यहाँ हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ क्या हुआ? तीन कोणों की माप। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि तीन कोण की माप। तीन कोण किस में होता है? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें कि एक साथ में तीन कोण बनता हो, उस ज्यामितीय आकृति का क्या नाम है? स्वाभाविक सा बात है, आप लोग कहेंगे त्रिभुज। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। त्रिभुज की तीनों कोणों की माप। यानी त्रिभुज की तीनों कोणों की माप। हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीन कोणों की माप या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। अब यहाँ पे त्रिभुज की तीनों कोणों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा ट्रिगोन और मेट्रोन से हुआ। तो चलिए यहाँ समझ गए हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि त्रिकोणमिति को आखिर हम पढ़े क्यों? त्रिकोणमिति को आखिर हम पढ़े क्यों? ये होता क्या है? आखिर इसको पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है? तो चलिए हम एक सीधा सा उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाते हैं कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद आपको क्या चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो वो अलग बात है कि आपको बोर्ड में 20 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अपने दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का आते हैं, त्रिकोणमिति हमें कहाँ काम कर देगा। तो चलिए हम एक सीधा सा उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं कि त्रिकोणमिति को आखिर हमें पढ़ना क्यों चाहिए, त्रिकोणमिति को पढ़ने के बाद हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक सीधा सा उदाहरण के माध्यम से। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुतुब मीनार है। अब आपको कोई कह देगा कि बताओ बाबू अब इस कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे हम इसको सिर्फ देखने से कुतुब मीनार की ऊंचाई को कैसे मालूम कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुतुब मीनार के शिखर को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुतुब मीनार यहाँ पे है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुतुब मीनार के शिखर यानी कि उसकी सबसे ऊपरी हिस्से को यानी कि शिखर जिसको हम लोग टॉप कहते हैं, कुतुब मीनार के ऊपरी सिरे और उसके आधार और हमारी आंखों द्वारा देखे जाने वाले लाइन यानी कि रेखा के माध्यम से हेल्प से
यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ कुछ इस प्रकार से जानेंगे कि कोई भी जैसे ऊंची कोई खड़ी वस्तु है उसकी हम ऊंचाई को कैसे निकाल सकते हैं, उस ऊंची खड़ी वस्तु से हम कितनी दूरी पर खड़े हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसी सब को जानने के लिए, इसी सब को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति को कुछ इस प्रकार से हम सीधी सी भाषा में समझ सकते हैं कि कुतुब मीनार के शिखर और उसके आधार और हमारी आंखों के हेल्प से जो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, उसके माध्यम से हम यहाँ पे कुतुब मीनार की ऊंचाई को निकालेंगे, कुतुब मीनार से हम कितनी दूरी पर हैं इसको निकालेंगे। तो इसी सब को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं त्रिकोणमिति को कुछ और आगे। अब जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि कुतुब मीनार के शिखर, आधार और हमारी आंखों के हेल्प से यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो आप लोग के माइंड में कहीं ना कहीं यह बात खटकी होगी कि लगता है कि त्रिकोणमिति में कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज का उपयोग होने वाला है। तो घबराइए मत, ये त्रिकोणमिति है ही समकोण त्रिभुज के ऊपर, यानी कि ये समकोण त्रिभुज के ऊपर ही पूरा त्रिकोणमिति है। यानी कि ये पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही क्या करता है, घूमते रहता है। तो चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति को और आगे। यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के अर्थ का बात समझ गए हैं। अब हम यहाँ पे जाने त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती है। निष्पत्तियाँ यानी कि त्रिकोणमितीय सदस्य। जैसा कि हम आप लोगों को पता थी, एक तरह का क्या है, परिवार है, फैमिली है। और इस परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, इस परिवार में कुल 6 मेंबर हैं, यानी कि 6 सदस्य हैं। तो आइए हम आगे उस 6 सदस्य का नाम जानेंगे, उसके बारे में पूरा जानेंगे। उसके आगे जाके हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, 3 कोणों की माप, और ग्रीक भाषा में इसको कहा जाता है 3 भुजा की माप। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियाँ यानी त्रिकोणमिति के सदस्य। तो त्रिकोणमिति के सदस्य को अभी हम जानेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी कि त्रिकोणमिति के सदस्य। त्रिकोणमिति के सदस्य जैसा कि आप लोग इसका नाम पहले भी सुने होंगे, साइन, कॉस, टेन, इस सब का नाम सुने हैं। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यानी कि त्रिकोणमितीय परिवार के सदस्य। यही 6 हैं। तो इन 6 का नाम क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ आखिर इन सब का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हम आप लोगों को पहले पीछे बताए थे कि ये सब जो पूरा त्रिकोणमिति है ये पूरी क्या चीज़ पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे। तो आइए पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए, यानी कि हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल, यानी कि समकोण होना चाहिए, बी और सी। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये एंगल, यानी कि अब हम यहाँ पे अगर BC को अगर कुतुब मीनार मान लें, अगर हम यहाँ पे BC को कुतुब मीनार मान लें तो यहाँ हम क्या दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे कुतुब मीनार मान लें BC को, अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, यानी कि पॉइंट A पे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और यहाँ से मीनार के शिखर यानी कि C को देखते हैं। तो यहाँ से देखने के पश्चात यहाँ पे हमारा कुछ तो एंगल बनेगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे थीटा कहेंगे। थीटा क्या होता है, कोई भी एंगल। जैसे कि हम लोग किसी को अगर मानना रहता है, अगर कोई साइड को अगर हम मानना रहता है, हम लोग क्या मान लेते हैं, माना कि x। तो उसी प्रकार है थीटा। इस थीटा को हम कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है, इसको हम क्या माने हैं, थीटा। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इस बिंदु से देखने के बाद हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ये जो भुजा BC है, ये जो भुजा BC यानी कि साइड BC है, ये क्या है, ये कोण A, ये क्या है, कोण A की कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजा है। ये कोण A की सम्मुख भुजा है। और समकोण त्रिभुज में हम इस भुजा को क्या नाम देते हैं, यानी कि कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, यानी कि इंग्लिश में
परपेंडिकुलर, यानी इंग्लिश में हम लंब कहते हैं, और इसको हम लोग सिंपल सा क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, पी से, यानी कि कोने की सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। समकोण त्रिभुज में कोण एक की सम्मुख भुजा, यानी कि जिसके न्यून कोण की सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, और इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसको सिंपली सा पी से डिनोट करते हैं। और दूसरी तरफ यानी कि कोण ए की बगल की भुजा, यानी संलग्न भुजा, यानी कि जिसके साथ कोण ए को अपना एंगल बनाती है, उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। यानी कि ये जो भुजा है, भुजा ए बी, ये क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा या फिर बगल की भुजा, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और इसको सिंपली सब बी से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में कोण ए की सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। और नीचे की भुजा जिसके साथ कोण ए अपना कोण बनाती है, उसकी संलग्न भुजा यानी कि संगत भुजा या फिर बगल की भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस, और इसको सिंपली सा बी से डिनोट किया जाता है। और अब आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। इस सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन हुई, एसी। एसी को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। हाइपोटेनस। यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि समकोण त्रिभुज की जो एंगल होती है, उस एंगल की सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, नीचे की भुजा को आधार कहते हैं, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और इसी समकोण त्रिभुज में एक चीज़ फेमस है, पाइथागोरस ट्रिक या फिर पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोगों को त्रिकोणमिति में कहीं कहीं काम आने वाला है, तो उसको भी हम साथ साथ जान लेते हैं। यहाँ इसमें क्या फेमस है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों छोटी भुजा कौन कौन है, AB है और BC है। अब इसके वर्गों का योगफल, इसका पहले वर्ग करेंगे, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और किसके बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन हुई, AC। तब इसका वर्ग के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय सिंपल सा क्या होता है, ये यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये त्रिकोणमिति में कहीं कहीं काम में आने वाला है, यूज़ होगा। तो उस समय बौखलाना नहीं है कि क्या लिख दिए नहीं लिख दिए, इसलिए पहले बता दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति में प्रयुक्त होने वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात करने के बाद एक निष्पत्ति के बराबर होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधा बटा कर्ण, ये सब जानते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को निकालने में मदद करता है।
जहाँ कि हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि समकोण त्रिभुज यानी कि ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात किस निष्पत्ति के यानी बराबर है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, यानी इसमें सिंपली सा समझ लीजिए, बस साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का इसमें फार्मूला को जानना है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे फार्मूला को। लिखेंगे साइन थीटा। अब यहाँ कहिएगा वहाँ साइन है, यहाँ साइन थीटा है। ये थीटा वही एंगल है जहाँ से कि हम अपने आँखों के द्वारा कुतुब मीनार के शिखर को देख रहे हैं। ये वही एंगल है। यही एंगल को निकालने के लिए या फिर यही एंगल की मदद से हम कुतुब मीनार की ऊंचाई या फिर कुतुब मीनार से हम कितनी दूरी पर हैं इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाए हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब हम इसको इंग्लिश में जानेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लंब को यहाँ पे क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, लंब को क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है पी से। यहाँ हम लंब के लिए क्या लिख सकते हैं, पी बाय कर्ण के लिए एच, यानी कि पी बाय एच। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण। यहाँ हम आधार को शॉर्ट में लिखे हैं। आधार को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, बी अपॉन एच। कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे स्मॉल में ही लिख रहे हैं। यहाँ पे फिर है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा अब ठीक इसी तीनों का उल्टा जस्ट आगे का 3 होता है, यानी कि इसी तीनों का उल्टा जस्ट आगे का 3 होता है, यानी कि साइन कॉस टेन हो गया। अब यही तीनों का उल्टा होता है, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, टेन कॉट। अब कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के लिए टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का उल्टा पहले ये था, ये छूट गया था। टेन थीटा बराबर लंब बराबर पी बटा बी आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा बी हो गया। अब यहाँ पे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, यानी कि टेन का उल्टा होता है। टेन था लंब बटा आधार, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब फिर उसके बाद बचा है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का यहाँ पे क्या था, आधार बटा कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब क्या बचा है लास्ट निष्पत्ति, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का क्या था, लंब बटा कर्ण। यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को क्या लिखते हैं, एच अपॉन लंब को पी। तो इस प्रकार से आप इस 6 को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। अगर कहीं अगर वर्ड नहीं दिख रहा होगा तो उसे सुनकर आप लिख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, साइन। और ये थीटा क्या है, ये थीटा वही एंगल है जिससे कि हम कुतुब मीनार के शिखर को देख रहे हैं और हमारी आंखों के हेल्प से यहाँ जो जितना डिग्री का कोण बने, यानी अभी तो हमको मालूम नहीं है कि कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वो तो अभी हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा थीटा दिए हैं। तो इस साइन थीटा का अर्थ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं और इसको पी बाय एस से डिनोट किया जाता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को हम लोग बी लिखते हैं और कर्ण को एच। तो आधार बटा कर्ण को हम बी बटा एच लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार बराबर पी बटा बी और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब आधार के लिए बी अपॉन पी। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी कि बाय बी। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब यानी एच बाय पी। तो इस 6 फार्मूला को अगर जिन दोस्तों को अगर याद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका 50% ट्रिगोनोमेट्री यही समाप्त हो जाता है।
तो आप 50% ट्रिगोनोमेट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मूल मंत्र है। ये पूरा त्रिकोणमिति का ये जड़ है, जो बेस कहते हैं ये है। ये समकोण त्रिभुज का अलग बेस है, लेकिन ये पूरा त्रिकोणमिति का ही बेस है। तो जिस दोस्तों को ये 6 फॉर्मूला याद हो जाए तो समझ आधा रास्ता त्रिकोणमिति तक का क्लियर है। और जिसको ये नहीं याद हो रहा है या फिर 6 को परेशानी हो रही है तो समझिए 6 को आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये तीनों को याद करना है। ये तीनों को याद कर लीजिए और इतना जान लीजिए कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। ये तीन को उल्टा कर दीजिए, बात खत्म। तो पी बाई एच को यहाँ पर उल्टा करेंगे तो एच बाई पी आएगा, और बी बाई एच को उल्टा करेंगे तो एच बाई बी आएगा, और पी बाई बी को उल्टा करेंगे बी बाई पी आएगा। बस 3 को याद करना है और आगे का 3 अपने आप याद हो जाएगा। और इससे भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो हम आपके लिए एक मंत्र लाए हैं, वही मंत्र जिससे कि मतलब कि एक बार आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए आपका ये 6 फॉर्मूला एकदम याद हो गया है। आप उसको मूल मंत्र बोल सकते हैं, वही मूल मंत्र जैसे कि आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जैसे बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। तो उसी प्रकार का एक मंत्र है और उस मंत्र को हम आगे देखेंगे। समझ लीजिए कि आपके लिए वो एक वरदान है, उस वरदान को आप ग्रहण लीजिए और इस 6 फॉर्मूला को एक लाइन में याद कर सकते हैं। तो चलिए उस हॉट ट्रिक्स वरदान मूल मंत्र आप जो कहिए सब सही है, उसके आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, साइड हो जाते हैं। चांदी तौल रहे हैं, तो आइए इस प्रकार से हम इस हॉट ट्रिक्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इसको हम कैसे लिखेंगे? पंडित को हम पी से डिनोट करेंगे, बद्री बी, प्रसाद को पी से और हर हर बोल, हर का एच और बोल को बी से। उसी प्रकार सोना को एस से, चांदी को सी से और तौल को टी से। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इसको हम कैसे लिखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, P बाय एच, P बाय एच, B बाय एच, P बाय B। अब इन तीनों के सामने हम इन तीनों को लिख दिए हैं। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पे P बाय एच, जैसे हम यहाँ पे इसको अलग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम इनको अलग कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे P बाय एच, B बाय एच और P बाय B। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, साइन, साइन एस से क्या होता है? साइन, एस से साइन, एस को हम यहाँ कहेंगे साइन, सी को कॉस और टी को टेन। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे साइन, साइन के लिए क्या होता है? P बाय एच, कॉस के लिए B बाय एच और टेन के लिए P बाय B। अब जिसको ये ट्रिक याद हो गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, तो उसको हम लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद और बटे में लिख देंगे हर हर बोल सोना चांदी तौल। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के सोना चांदी तौल रहे हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे सेट करेंगे कि सोना, सोना के लिए क्या होता है? P बाय एच, यानी कि एस, एस के लिए साइन, साइन के लिए P बाय एच, साइन से P बाय एच। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन के लिए P बाय एच, कॉस के लिए B बाय एच और टेन, टेन के लिए P बाय B, टेन के लिए P बाय B। तो यहाँ हम देखेंगे साइन के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया P बाय एच, कॉस के लिए B बाय एच और टेन के लिए P बाय B। तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच, कॉस के लिए B बाय एच और टेन के लिए P बाय B। अब जस्ट इन तीनों का उल्टा क्या होता है? जस्ट इन तीनों का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पी बाई एच, यानी साइन था पहले पी बाई एच, अब इसका उल्टा हो गया कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा एच बाई पी, यानी कि एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे चल जाएगा। सेम उसी प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। यहाँ पे कॉस के लिए था बी बाई एच, अब उसका क्या हो जाएगा एच बाई बी। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। पहले यहाँ टेन था पी बाई बी, अब हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस हॉट ट्रिक से हम यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि साइन के लिए क्या होता है पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच का पी बाई बी, कॉसेक का एच बाई पी, सेक का एच बाई बी और कॉट का बी बाई पी। तो हम यहाँ पे अब देख चुके हैं कि हमारा ये 6 फॉर्मूला एक हॉट ट्रिक्स के अंदर आ गया है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे याद कर लें, या फिर आप लोगों से अगर वो पीछे वाला 6 याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज़ को बताया है, उससे तो हम प्रश्न वाली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 को तो आराम से हल कर सकते हैं। यानी कि अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्न की संख्या का लेवल भी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हम नए नए कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके प्रश्न संख्या 1 से। जो एक्सरसाइज 8.1 का शायद प्रश्न संख्या 1 है, हम उसको बनाते हैं, साथ में होकर बनाइएगा और बताइएगा कितना मज़ा आया है। अब आप लोग बताइए कि हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखें या फिर स्क्रीनशॉट लगा दें। अपनी राय को कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि हम प्रश्न को बोर्ड पर लिखने में अपना ज़्यादा समय लगाएं या फिर स्क्रीनशॉट को लगा दें। आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, उससे देख लीजिएगा। हम सिंपल सा प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या को लिख देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आप लोग प्रश्न को, अगर आपको इसको नोट करना है, आप लोग प्रश्न अपने बुक से देखेगा, अन्यथा आप कमेंट कीजिए कि प्रश्न को हमें लिखना चाहिए या फिर सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो हो जाएगा। ये दोस्तों बनाते हैं प्रश्न संख्या 1 को। तो लाइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। वह प्रश्न क्या है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यानी कि हमको एक त्रिभुज बनाना है और उसका कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यहाँ पे कौन त्रिभुज का बात हो रहा है, समकोण त्रिभुज का। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। यानी कि AB का मान और BC का मान दे दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में कह रहा है साइन A और कॉस A। यहाँ हमको क्या लेना है, साइन A और कॉस A। यानी कि थीटा के स्थान पर हमको क्या आया है, A और A। और उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है साइन C और कॉस C। यानी कि साइन की जगह C लेना, साइन C, यानी कि थीटा जगह अब C हो गया है और कॉस की यानी फिर थीटा की जगह C हो गया। यानी कि एक बार हमको थीटा के स्थान पर A लेना है और एक बार थीटा के स्थान पर C लेना है। तो चलिए हम बनाते हैं, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको बना रहे हैं, साथ होकर बनाइएगा और समझिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो आपको अभी तक अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे और हम आपसे मोटिवेट होकर ऐसे ही क्लास को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे तक ले जाते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान कीजिए। साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। यानी 1 नंबर कह रहा है साइन A और कॉस A और 2 नंबर कह रहा है साइन C और कॉस C। तो चलिए हम पहले नंबर फिगर बना लेते हैं एक, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण, यानी कि हमको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उसका कौन सा कोण समकोण है, कोण भी समकोण है। तो आइए यहाँ पे बनाते हैं। अगर त्रिभुज थोड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे,
क्योंकि हमको तो यहाँ पे बोर्ड पे तो ये सीधा ही दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को कैसे दिखाई देता है हमको तो नहीं पता है, क्योंकि बैक कैमरा से शूट हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज दे देते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। यहाँ पे हम एक समकोण दे दिए हैं, और जहाँ पे हम समकोण बनाए उस एंगल का नाम क्या है? बी, जो कि प्रश्न में ही कह चुका है कि कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी समकोण है। और ये ए हो जाएगा, ये सी, या फिर यहाँ यदि यहाँ सी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ समकोण जो होगा वो कोण बी ही होगा। तो और क्या क्या दिया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ हमको ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। और कर है साइन ए और कॉस ए। तो अब साइन ए निकालना है। निकालना क्या है? साइन ए कॉस ए, यहाँ कॉमा है, साइन ए कॉस ए, और 2 नंबर में कर है साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पे देखिए साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए कर रहा है, और साइन ए जब हम निकालेंगे तो लंब बटा आधार तो होगा नहीं। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग को क्या बताए थे? पंडित बद्री प्रसाद को याद कीजिए, या फिर आपको पहले वाला बेसिक फॉर्मूला जो याद है उसको याद कीजिए। दोनों में आपको पता चलेगा कि साइन ए जब हमको निकालना रहेगा, साइन थीटा रहेगा तो सिर्फ लंब बटा कर्ण, थीटा रहेगा तो लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे ए है तो ए है, तो यहाँ पे सिर्फ साइन का तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसको हम पी बाई एच भी कहते हैं। अब ये लंब और कर्ण क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है साइन ए, यानी कि हमारा एंगल कौन है? अभी तो ये फिलहाल में एंगल ए पर हम चल रहे हैं। अब ए पर चलेंगे तो आपको क्या बताए थे कि एंगल के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और एंगल जिस भुजा की सहायता से बनता है उस भुजा को आधार कहते हैं, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लंब कौन सा हो जाएगा? लंब हो जाएगा 7 बटा कर्ण के स्थान पर हम लोग क्या देंगे? अरे यार आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे हमको कर्ण तो मालूम ही नहीं है। तो कर्ण मालूम करने के लिए हम आपको क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हमारा कर्ण। तो चलिए पहले यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से चल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको क्या बताए थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, या फिर 2 छोटी भुजा को स्क्वायर के योगफल जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। अब ए बी का मान हमको कितना दिया है? ए बी का मान दिया है 24 प्लस बी सी का मान 7। अब दोनों पे स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर दे दिए हैं। अब बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर ही है क्योंकि हमको ए सी निकालना ही है। तो हम यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए 576 प्लस 49 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलता है? 625। यहाँ पे चूँकि या करते हुए तो यहाँ पे या 625 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आप लोग बताइए यहाँ पे 625 किसका स्क्वायर होता है? 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे ए सी कितना निकल के आया है? 25। ए सी कितना निकल के आया है? 25। ए सी को हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 25, जो कि बाद में निकला है। आप लोग पहले फिगर में मत लिखिएगा। ए सी कितना निकला है? 25, यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल गया है? 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब की जगह तो हम 7 देते हैं, और कर्ण के जगह 25, कर्ण की जगह 25। तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल टू, इसलिए साइन ए इज इक्वल टू 7/25। ये होगा यह हमारा फाइनल आंसर। अब आगे देखते हैं, इसमें कर रहा है अगेन इसी में एक और है, कॉसे निकालना है। अब कॉसे निकालना है तो कॉसे के लिए यानी कॉस के लिए आपको हम फॉर्मूला क्या बताए थे? बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं बी बाई एच।
तो आप समझ लीजिए यहाँ पे कॉस ए, कॉस ए के लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ हम पहले पीछे रिकॉल कर देते हैं। साइन ए लंब बटा कर्ण बराबर पी बटा एच। तो समझ लीजिए कि अभी ए एंगल से चलना है, ए एंगल से चलेंगे तो हमारा यहाँ पे कर्ण कौन सा हो जाएगा, बी सी, कर्ण हो जाएगा एंगल ए से चलेंगे तो हमारे यहाँ पे लंब कौन होगा, अभी लंब हो जाएगा ए बी, ये भी है बी सी है, यहाँ लंब हो जाएगा हमारा बी सी बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण होगा ए सी। अब हमको यहाँ पे ए सी मालूम था, बी सी मालूम था और ए सी मालूम ही नहीं था, तो हम यहाँ पे ए सी निकालने के लिए हम क्या अप्लाई किए हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो हम उससे निकाल के हम यहाँ पे कर्ण हमको मालूम चले यानी ए सी हमको निकल गया है। हम यहाँ पे ए सी का मान रख के साइन ए का मान क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। ये हो गया हमारा साइन ए का फाइनल आंसर। अब उसी प्रकार हम कॉस ए निकालें तो कॉस ए में क्या हो जाएगा, अभी भी हम एंगल ए से ही चल रहे हैं, तो एंगल ए से चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए से चलने के बाद आधार बटा कर्ण, यानी कि हमारा आधार क्या होगा, एंगल ए से चलेंगे, साइन में एंगल ए से चलने से ये लंब हुआ तो आधार कौन सा होगा, ये ए बी, तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी बटा कर्ण कौन होगा, कर्ण तो फिक्स रहता है। एक बात और यहाँ पे कर रहे हैं कि ये न्यून कोण यानी कि ये न्यून कोण का एंगल चेंज होने से लंब और आधार एक्सचेंज होते रहते हैं, यानी कि कभी लंब बी सी होगा तो कभी ए बी होगा, तो ये दोनों बदलते रहता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में ही कर्ण ही ऐसा है, कर्ण ऐसा है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये परमानेंटली है, यानी कि ये फिक्स है कि कर्ण ए सी है मतलब है ये। लेकिन हाँ ए बी और बी सी बदलते रहता है। जैसे कि हम आपको अभी एग्जांपल दे रहे हैं, अभी हम इस एंगल से चल रहे हैं तो एंगल के सामने की भुजा यानी कि सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, यानी कि बी सी को लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। और सपोज कीजिए अब जैसे हमको साइन सी निकालना रहेगा, साइन सी जैसे निकालेंगे आगे, अब हम यहाँ पे एंगल इस ये रखेंगे, इसको हम हटा देंगे इस एंगल को, यहाँ हम यहाँ एंगल सी रखेंगे, तो एंगल सी रखेंगे तो एंगल सी के सामने की भुजा कौन सी होगी, यहाँ पे ए बी होगी, लंब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी। और कर्ण तो वही रहता ही है। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि लंब और आधार कभी कभी क्या होता है, बदलते रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, ये फिक्स रहता है। तो आइए हम देखते हैं कॉस ए यानी कि ए बी का मान हमको कितना है, अभी ए बी का मान 24 बटा कर्ण हमको कितना निकला है, ए बी बटा 25 लिख दिए, ए बी बटा ए सी, और हमको ए सी का मान कितना है 25। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं तो कॉस ए का आंसर हमको कितना आया है, कॉस ए का फाइनल आंसर 24 बटा 25। तो ठीक इसी प्रकार हम निकाल, एक नंबर जैसे हम साइन ए और कॉस ए निकाले हैं और साइन सी कॉस सी निकाले हैं, साइन ए कॉस ए निकाले हैं, अब ठीक उसी प्रकार साइन सी और कॉस सी को निकालेंगे। तो आइए इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार 2 नंबर को हॉल्व करेंगे, 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइन सी और कॉस सी, यहाँ भी हम लिखेंगे साइन सी। अब पहले तो आप जनरल फार्मूला को लिखिए, मूल फार्मूला को। साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटा कर्ण, तो लंब के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब के लिए P बाय H। अब दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में साइन सी के लिए हम P बाय H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों को लिख रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए P बाय H हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, और समझने वाली बात क्या रहेगी हम आपको पीछे बता दिए हैं। साइन थीटा रहेगा तो सिंपल सा लंब बटा कर्ण, अब ये थीटा अब जहाँ भी रहे तो उसके लिए लंब बटा कर्ण, और उसके अनुसार देखना है कि लंब कौन कर्ण कौन होगा। साइन ए था तो हम इस ए वाला एंगल से चले थे, ए वाले एंगल से चले थे। अब साइन सी आ गया, तो साइन सी आ गया तो हम कौन से एंगल से चलेंगे, सी वाले एंगल से, यानी कि अभी हमारा एंगल क्या हो गया, यहाँ पे ये हट गया है और एंगल चल गया है सी पे। अब जब सी पर चल गया तो आप बताइए कि सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा होगा, सी के अकॉर्डिंग हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो सी के अकॉर्डिंग हमारा लंब हो जाएगा ए बी। और जैसे कि आपको पहले बताए थे कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वही रहता है, तो कर्ण हमारा क्या ऐसे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार साइन सी का हमारा मान कितना निकल गया है, साइन सी का ए बी का मान हमारा है 24 अपॉन और ए सी का मान 25, यानी कि साइन सी का मान क्या हो गया है, साइन सी का मान 24 बटा 25। ये हो गया हमारा साइन सी का फाइनल आंसर। साइन सी निकल गया। और अब ठीक इसी प्रकार से हमको
कॉस सी भी निकालना है। तो अगेन लिख देंगे, अगेन कॉस सी। अब जब हमको कॉस सी निकालना रहेगा, कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसको हम लोग लिखते हैं आधार के लिए B/H। ये तो हम मोबाइल का मेमोरी जो मेमोरी लगाए हैं मोबाइल में, मेमोरी फुल हो गया था, इसीलिए कहा था मूव टू फोन, यानी कि आप इंटरनल में आप वीडियो को सेव कीजिए तब आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो इंटरनल में भी सेव करें तभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पे आपको फिर से अगेन समझा रहे हैं। कॉस सी यानी आप सीधा से समझ लीजिए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। पंडित बद्री प्रसाद में जाइए या फिर और बेसिक में जाइए, आपको पता चलेगा कि आधार बटा कर्ण कॉस का फॉर्मूला होता है, और इसको हम B/H से डिनोट करते हैं। तो कॉस सी, अब यहाँ थीटा रहेगा तो आधार बटा कर्ण, यानी कि जो एंगल रहेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आधार और कर्ण, लंब आधार कर्ण, इस सबको डिसाइड करेंगे कौन क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस सी, यानी हमारा जो एंगल है अभी उसी के साथ बन रहा है, और जब सी के साथ एंगल बनेगा तो आप समझ लीजिए कि सी के सामने की भुजा हमारा लंब हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो आधार होगा कौन, आधार BC होगा। तो आधार के लिए हम क्या लिख सकते हैं, BC बटा कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता ही है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा B/H, सॉरी कर्ण हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आधार BC और कर्ण AC, आधार बटा कर्ण BC/AC। अब यहाँ पे आप देखिए तो BC का मान आपको दिया है, BC का मान कितना दिया है 7, और AC का मान दिया है 25। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि cos C का मान हमारा क्या निकल गया, फाइनल आंसर 7/25। अब आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा फिगर को समझने में, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार और हम समझा रहे हैं। तो इसको समझने का बस एक ही तरीका है, फिगर को रोटेट कीजिए। फिगर को यहाँ पे हम रोटेट कर दिए, यहाँ से आप देख लीजिए रोटेट किए हैं कुछ इस प्रकार से, C के साथ अभी हम चल रहे हैं, एंगल C के साथ चल रहे हैं, यानी कि फिगर को ऐसे था हम ऐसे कर दिए, तो ऐसे था ऐसे कर दिए हैं, यहाँ किए देख लीजिए AB ऊपर आ गया है और BC नीचे चल गया, कर्ण इस साइड से उस साइड चल गया, यहाँ चल गया है। अब हम एंगल C से चल रहे हैं, एंगल C से चल रहे हैं। अब आप बताइए कि लंब और आधार कौन होगा, तो एंगल C से चलेंगे तो लंब हमारा कौन हो जाएगा AB, और आधार हो जाएगा BC। इसी प्रकार यहाँ लिखे हैं आधार के लिए BC, और लंब का कॉस में कम ही नहीं रहता है, हमें कर्ण लिख दिए हैं AC, यानी आधार BC और कर्ण AC के लिख दिए हैं, हो गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ रहता होगा, शुरू में सबको रहता है, बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया है, और कहीं अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आप इस प्रश्न को हो सकता है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अन्यथा नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो आप यहाँ पे एक ही लिखा है ना, 2 की तरफ आप अपना बुक में देख लीजिएगा प्रश्न, हम यहाँ पे अपने बुक में देख रहे हैं, हो सके और हम आपको यहाँ पे लगा देंगे प्रश्न का फोटो हम लगा देंगे। 2 नंबर में कह रहा है, ये देख लीजिए हमारे पास NCERT का बुक है, और अगर आप लोगों के पास भी है तो NCERT का बुक अपने सामने रख के तब इस वीडियो को देखा कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको आकृति दिया है, यानी फिगर दिया है। अब हम फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। फिगर कुछ इस प्रकार से है, फिगर कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे समकोण बना, इस एंगल का नाम है Q R और P, यानी PQR त्रिभुज का नाम है, और यहाँ पे Q हमारा क्या है, समकोण है, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 13 सेंटीमीटर है, और हमसे पूछ रहा है 10p माइनस क्वाट R, 10p माइनस क्वाट R हमको निकालना है, 10p माइनस क्वाट R, यानी कि एक बार हमको P के एंगल्स चलना है और एक बार हमको R के एंगल्स चलना है, और 10p क्वाट R निकालना है, लास्ट में दोनों को घटा देना है तो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखें क्या, हम इसी से चल रहे हैं, ये हम चलिए 10 के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, 10 के लिए पंडित बद्री प्रसाद में जाइए, 10 का फॉर्मूला ढूंढ के लाइए। 10 के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा लंब बटा आधार,
माइनस कॉट के लिए क्या था, जस्ट इसका उल्टा, आधार बटा लंब। टेन के लिए लंब बटा आधार और कॉट के लिए आधार बटा लंब। अब लंब आधार और आधार लंब तो मालूम चल गया है। अब आप ये बताइए कि ये लंब और ये आधार ये लंब दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग अलग होगा। तो हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एंगल, देखिए एंगल 10 के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, 10 के साथ हमारा P एंगल लगा हुआ है, यानी कि अभी हम चलेंगे P वाले एंगल से। P वाले एंगल से अब पता कीजिए लंब कोण और आधार कोण होगा, लंब कोण और आधार कोण। P के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। हम आपको बेसिक में ही बता दिए हैं कि एंगल के सामने की भुजा यानी कोई भी एंगल की सम्मुख भुजा को हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब कहेंगे, और एंगल के बगल की भुजा को हम लोग आधार कहेंगे, और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस एंगल की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, QR। यहाँ पे हो जाएगा हमारा QR बटे आधार कौन हो जाएगा P के साथ, PR तो हमेशा कर्ण रहेगा ही। आपको देख कर पता लग रहा है कि समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने या फिर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसको देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये 13 यानी कि PR हमारा क्या है, कर्ण है, और हमारा लंब निकला है QR। आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा PQ, यानी कि एंगल जिसके साथ अपना कोण बना रही है, यानी कि PQ के साथ अपना कोण बना रही है। तो हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, PQ। यहाँ पे हम लिखेंगे PQ माइनस आधार। अब आधार देखिए क्या, आधार बटा लंब, ये क्या चीज़ का है, कॉट का है। और कॉट किस एंगल के साथ है, कॉट एंगल R के साथ है, यानी कि कॉट किसके साथ है, एंगल R के साथ, यानी कौन R के साथ कॉट अपना यानी एंगल बनाए हुए है। अब कॉट के लिए आधार और लंब क्या होगा, यानी कि R के रिस्पेक्ट में, यानी R के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, R के अकॉर्डिंग हमारा आधार कौन सा हो जाएगा, यानी R के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हमारा यानी सामने की भुजा, ये हमारा क्या हो जाएगा, PQ लंब होगा, और PQ जब लंब है, ये कर्ण फिक्स ही रहता है, तो आधार कौन सा होगा, आधार QR होगा, यानी कि आधार QR अपॉन लंब हो जाएगा PQ। यहाँ तक तो आपको दिख गया होगा। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में, दोनों को काट देंगे, 0 आएगा आंसर, लेकिन हमको ऐसे बनाना नहीं है, हमको तो मान रख के बनाना है। अब जैसे बताइए QR का मान कितना है, QR का तो मान ही नहीं है, हम आगे बनाए जा रहे हैं, हम आगे बनाते हुए जा रहे हैं, और हमको QR का मान ही नहीं पता है। तो समकोण त्रिभुज में मालूम कीजिए कि लंब कर्ण दिया है, आधार निकालना है। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर QR का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर। अभी ये नहीं देखना है कि लंब कौन है आधार कौन है, सब अभी सही है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज के लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा। अब लंब आधार इसको जो मानना है वो मान लीजिए, क्योंकि दोनों जोड़े में अगर इधर उधर कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा PR के स्क्वायर के बराबर होगा। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12 का स्क्वायर प्लस QR का मान हमको मालूम ही नहीं है, QR स्क्वायर बराबर PR का मान मालूम है 13 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। QR स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं बराबर 169। अब देखिए बराबर के इस साइड 144 क्या चीज़ में है, प्लस में है। अब उस साइड जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि QR स्क्वायर 169 में से 144 घट गया, कितना आएगा 25। हम लिख सकते हैं इस प्रकार QR स्क्वायर 25 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बराबर के इस पार उस पार स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा QR का मान कितना निकल गया है, QR बराबर 5। QR का मान हमको इतना यहाँ पे कितना निकल गया है 5 बोल दिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा, बोल देते हैं। QR का मान यहाँ पे 5 है, QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया और QR का मान 5 निकल गया। अब हम यहाँ पे देखें QR का मान अब ये अभी हम निकालें, कितना निकला है 5 बटा
पी क्यू का मान हमको पहले क्वेश्चन से मालूम है, प्रश्न से मालूम है। पी क्यू का मान कितना है यहाँ पे 12 माइनस क्यू आर का मान फिर से 5/12। अभी भी चाहे तो हम इसको प्लस माइनस को काट सकते हैं, चाहते तो वहाँ भी काट देते बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक आप पढ़े हैं बीज गणित में, यहाँ से भी काट सकते थे। अब तो भिन्न का जोड़ घटा दोनों को घटाएंगे 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन चलिए और हम इसको थोड़ा लॉन्ग में लेके चलते हैं। या हम चलेंगे क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 12 होगा, 5 माइनस 5। अब 5 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0/12। अब आप लोग यहाँ बताइए कि 0 के हर में, यानी कि 0 में अगर कोई भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, उसका आंसर 0 ही आएगा। इस प्रकार निकल गया है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 10p माइनस क्वाट r। 10p माइनस क्वाट r का मान यहाँ पे कितना निकला है 0। इस प्रकार 10p माइनस क्वाट r का मान कितना निकल गया है 0। तो चलिए आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। 10p माइनस क्वाट r का मान 0 निकल गया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब इतना भी आसान आप त्रिकोणमिति को मत ले लीजिएगा, आपको बाउंस करने लगे, इसलिए मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी जितना फॉर्मूला बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद का P/H P/B, अभी तक तो आप देख रहे होंगे ना, लंबट आधार, आधार आधार, यानी P/B B/P यही आ रहा है। अब इसको ऐसे कर निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में आपको टेंशन लेने का नहीं है, आप यहाँ से काट के 0 आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। अगर शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में पूछ दिया है तो आपको ऐसे करके बनाना है और लास्ट यहाँ तक आना है, समझ गए। यही हो जाएगा हमारा सर, यानी कि 10p माइनस क्वाट r का मान कितना निकल गया है 0। तो चलिए आशा करते हैं आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, इसलिए नेट का प्रॉब्लम है तो अपलोड करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह वीडियो मेरे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो था और आपको मेरा यह फर्स्ट वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप भी चाहते हैं कि हमारी इस चैनल का हर एक वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए, ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।